हाय एंड वेलकम टू दी डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन के हवाले से जाना कि एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर किस तरह से वर्किंग करता है, उसके कितने डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन तमाम को हमने इनफरादी तौर पर डिस्कस किया। इस सेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर हम ये दो चीज़ें देखना चाहेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो टेक्निक है यानी वर्किंग फेनोमेना है वो किस तरह से कनेक्टेड होता है आपस में, और यानी किस तरह से वो वर्किंग परफॉर्म करता है। और फिर साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बैक प्रोपेगेशन से क्या मुराद है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो किस तरह से हो रहा होता है। तो गिवन स्लाइड के अंदर हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है और हम जानते हैं कि परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ओल्ड है और 1950s के अंदर इसे इन्वेंट किया गया, और जहाँ पर स्टार्टिंग था यानी वो इनिशिएटिव था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का या एआई का, जहाँ पर परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बेस पर जो है डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता था। और इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली परसेप्ट्रॉन के अंदर हमारे पास एक न्यूरॉन्स होता है और उसके से पहले हमारे पास इनपुट लेयर है, और उस लेयर्स पे जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट हैं उसके एक स्पेसिफिक वेट होता है जिनकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। उसके बाद उन तमाम वेटेड सम की वैल्यू को हम एक जगह सम करते हैं, सम करने के बाद उसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है एंड देन फाइनली उसका इनपुट उसके इनपुट के फॉर्म पर हमें आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या ट्रेनिंग के बाद हमें वो मुहैया होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परसेप्ट्रॉन का यहाँ पर ये भी हम जानते चलें कि परसेप्ट्रॉन जो है वो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि इसका जो आउटपुट है वो 0 या फिर 1 के फॉर्म पर ही होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो जहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आता है, यानी हमारे पास जो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी है वो मोर देन 1 होती है और साथ ही साथ एक हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ब्रॉड होना शुरू होता है। अगर आप इस गिवन स्लाइड की इमेज पे देखें तो यहाँ पर ऑल्दो हिडन लेयर हमारे पास एक है, ऑल्दो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम इस हिडन लेयर को भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ब्यूटी ही यही है कि वहाँ पर हिडन लेयर के अंदर आपके जो लेयर्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, और हर मल्टीपल लेयर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी है वो मोर देन 1 होगी, जैसे कि आप इस गिवन स्लाइड पे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम वर्किंग फेनोमेना को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और आपका फोकस ये है कि आप कुछ इनिशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरामीटर की बिहाफ पर ये प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास प्लॉट है या कोई हाउस है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, तो उसकी बिहाफ पर आपके जो पैरामीटर्स हैं वो एरिया है, उसके बेडरूम्स की साइज़ है, या डिस्टेंस कितनी है सिटी से, या वो कितना पुराना घर है जिस जगह पर वो तामीर है। तो ये कुछ उसके इनिशियल पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर के बिहाफ पर हमारे पास हिडन लेयर मौजूद है। इसको थोड़ा सा और कंसाइज मैनर पे मैं यहाँ पर इसकी ड्राइंग क्रिएट करता हूँ ताकि हमें बात समझ में आए। परसेप्ट्रॉन के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास एक ही हिडन लेयर पे एक ही न्यूरॉन्स मौजूद थे, और यही वजह थी कि जो भी इनपुट लेयर्स आपके पास होते थे वो तमाम डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते थे। तो बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा कि एक इनपुट लेयर को हम तमाम न्यूरॉन्स से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इसी तरह सेकेंड इंडिविजुअली तौर पर भी दूसरे इंडिविजुअल न्यूरॉन्स से कनेक्ट होगा। तो जिस तरह से मैंने सेकेंड को किया है इसी तरह मैं थर्ड को भी करूँगा, एंड फाइनली हमारे पास जो लास्ट वन है उसे भी हम तमाम न्यूरॉन से, जो कि 1 लेयर है उसके तमाम न्यूरॉन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब ये तमाम यहाँ पर कनेक्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इनपुट लेयर की जो स्ट्रेंथ है वो हिडन लेयर के हर एक न्यूरॉन्स पर सेम होगी। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट लेयर है, इस इनपुट लेयर के अंदर मैं अज्यूम करता हूं कि इस न्यूरॉन्स पे तो इसकी स्ट्रेंथ है लेकिन इस न्यूरॉन पर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, विच मीन इस न्यूरॉन्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इसकी स्ट्रेंथ एरिया की इस न्यूरॉन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस न्यूरॉन्स की जो ट्रेनिंग हो रही है इस प्रोसेस में वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एरिया हमारे इस न्यूरॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह जो न्यूरॉन्स यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं इस न्यूरॉन्स के लिए भी हमारा एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी तरह इसके लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली बेडरूम की एज अ इनपुट पैरामीटर अगर मैं एजम्पशन करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये जो न्यूरॉन्स है इस पर हमारा इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी तरह ये जो न्यूरॉन्स है इस पे भी हमारा इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ट्रेनिंग फ्रेज चलता है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं
या फिर ये इंडिकेट करवा रहे होते हैं कि कौन सा न्यूरॉन्स ऐसा है जिसकी ट्रेनिंग किसी खास स्पेसिफिक पैरामीटर के बिहाफ पर हो रही है और कौन सा दूसरा वो न्यूरॉन्स है जिसकी ट्रेनिंग जो है किसी खास इनपुट पैरामीटर के बिहाफ पर हो रही है। उसके बाद एज यूजुअल हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो शॉर्टली मैं मार्कर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और एट लास्ट हमें पता है कि जो भी वेटेड सम होता है उस पर हमारा एक थ्रेशोल्ड डिसाइड होता है और वो तमाम आकर हमारे एट लास्ट एक आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा होता है और फिर हमारे पास यहाँ पर भी एक एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है और एट लास्ट जो भी आपके डिसाइडेड प्रॉब्लम होते हैं कि उसकी प्राइस किस फॉर्म पर होनी चाहिए या वो किस पैरामीटर के बिहाफ पर वो मकान हमें ख़रीदना चाहिए या ना नहीं ख़रीदना चाहिए, कोई भी डिसीजन बाउंड्री हो सकती है। तो अगर हमें सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए उस बिहाफ पर हमारे पास दो पैरामीटर आ जाएंगे 0, 1 और सो ऑन। जो भी प्रोसेस हमने प्रीवियसली परसेप्ट्रॉन के अंदर देखा बिल्कुल वही प्रोसीजर इसके अंदर भी काउंट हो रहा है, एक्सेप्ट इसके कि यहाँ पर हिडन लेयर की 1 लेयर्स के अंदर जो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी है वो इस वक्त 1 से ज़्यादा है। और साथ ही साथ इनिशियल स्टेज पर भी मैंने ये बताया कि ना सिर्फ एक लेयर बल्कि इसके साथ साथ मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकते हैं, जो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता रहेगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर देख ली कि एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क जो है वो किस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट करके अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बैक प्रोपिगेशन का, जो कि इनिशियल प्रीवियस सेशन से ही मैंने डिस्कस किया और बताया भी था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बैक प्रोपिगेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि बैक प्रोपिगेशन इज द एसेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग। इट इज अ मेथड ऑफ द फाइन ट्यूनिंग द वेट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरर रेट ऑब्टेन इन द प्रीवियस एपक। ओके, एपक इज नथिंग बट अ आइट्रेशन जो होल ट्रेनिंग पर हमारे इस्तेमाल होगा। जैसे हम आगे जाते रहेंगे ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी हमें। प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ द वेट अलाउ यू टू रिड्यूस द एरर रेट्स एंड टू मेक द मॉडल रिलायबल बाय इंक्रीजिंग इट जनरलाइजेशन। यानी बैक प्रोपिगेशन हमारा एक न्यूरल नेटवर्क का एसेंस है जिसके जरिए से हम अपने वेट की ट्यूनिंग करते हैं। वेट कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू जो 0 से 1 के दरमियान हमारे इनपुट लेयर से ऑनवर्ड हिडन लेयर की तरफ मूव होते हुए लेकर जा रही होती है। उसकी लेयर को हम वेट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा होल ट्रेनिंग है जिसको हम एपक कह रहे हैं उसकी वैल्यू एरर के रिस्पेक्ट से रिड्यूस हो और हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा रिलायबल बनता जाए। Back propagation is a short form of the backward propagation of error. It is a standard method of training artificial neural network. This method helps to calculate the gradient of a loss function with respect to the all weight in the network. जो हमारे पास लॉस फंक्शन होता है यानी जिसके जरिए से हम ये देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू प्रेडिक्ट होकर आ रही है और जो एक्चुअल आउटपुट है हमारा उसके दरमियान क्या वेरिएशन है। तो कॉस्ट फंक्शन हमें यही बताता है, लॉस फंक्शन आई मीन, कि क्या वेरिएशन है। तो बैक प्रोपिगेशन करने के जरिए से हम क्या कर रहे होते हैं, उस लॉस फंक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन फ्यूचर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है वो बिल्कुल नियर होना शुरू हो जाती है उस एक्चुअल वैल्यू की जो कि उसका आउटपुट होता है। आसान सी एग्जांपल देखेंगे, बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आना शुरू होगी बैक प्रोपिगेशन क्या है। तो सबसे पहले परसेप्ट्रॉन के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ऑल्दो जो टेक्निक परसेप्ट्रॉन के अंदर होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एक लेयर पर मल्टीपल न्यूरॉन्स पे देखा है, जो मैंने वर्किंग फेनोमेना में आपको बताया था। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट लेयर्स हैं और उसके बाद हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन है और उसकी ट्रेनिंग हुई, वेटेड सम की वैल्यू लेने के बाद एक वैल्यू प्रेडिक्ट हुई। यहाँ पर जो वैल्यू प्रेडिक्टेड है वो वाई कैप्स है जो हमारा आउटपुट आने वाला है, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो विदाउट कैप यानी वाई से इंडिकेट होगा। कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर जिसका फॉर्मूला, ऑल्दो इसके अलावा डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास जिसके जरिए से हम लॉस निकालते हैं, लॉस फंक्शन। लेकिन यहाँ पर जो लॉस फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई कैप माइनस वाई विच मीन आउटपुट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू स्क्वायर। तो जैसे ही आपके मॉडल ने एक आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट की तो जो रेशो था एक्चुअल और आउटपुट वैल्यू के दरमियान उसको आपने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ये आपका लॉस फंक्शन है। जबकि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है और जो वैल्यू आपकी आई है वो ये। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वो वेरिएशन है जो लॉस फंक्शन के जरिए से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो लॉस फंक्शन को अब हमें क्या करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है। तो रिड्यूस करने के लिए अब हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या शुरू होगा, बैक प्रोपिगेशन का। बैक प्रोपिगेशन से क्या मुराद है कि हमें दोबारा से बैकवर्ड मूव होना है और मूव होने के बाद हम किस चीज को अपडेट करेंगे, उसके वेट को। ठीक है, जैसे डेफिनेशन भी बताया गया था, इसकी वेट की वैल्यू जो भी है वो अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद ऑनवर्ड ये दोबारा ट्रेनिंग स्टेज के उसी प्रोसेस से गुजरेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और बताने के बाद
वो वैल्यू दोबारा जाएगी और उसके बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। इस स्लाइड पर आप बगौर देखें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम शेयर की गई है और यहाँ पर वो बात हमें और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ 3 इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है, क्विज, स्लीपिंग आवर्स ऑफ स्टूडेंट एंड स्टडी आवर्स ऑफ द स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्विज, और उसके बिहाफ पर हम प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इसके एग्जाम फाइनल एग्जाम में कितनी परसेंटेज आने वाली है। तो आप यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू देख रहे हो कि बार बार वही प्रोसेस चला, यानी फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग चली, ठीक है, ट्रेनिंग चलने के बाद कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट की गई, एक्चुअल वैल्यू से उसकी वेरिएशन मौजूद थी जो कि यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन से दिखाया जा रहा है, और इस लॉस फंक्शन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। जितना ये रिड्यूस होगा उतना ही हमारा जो आउटपुट वैल्यू है वो प्योर होता जाएगा या नियर होता जाएगा उस एक्चुअल वैल्यू के जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो ये प्रोसेस बैक प्रोपिगेशन की मल्टीपल टाइम चलती रहेगी और हमारा लॉस फंक्शन बिल्कुल इस स्टेज पर आ जाएगा जो कि बिल्कुल नियर होगा किसके, जीरो के। ऑल्दो हमारा लॉस फंक्शन जीरो तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि जब तक हमारा लॉस फंक्शन जीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक हम बैक प्रोपिगेशन करते रहेंगे, और जैसे ही हमारा लॉस फंक्शन जीरो होगा तो हम देखेंगे कि जो हमारा वाई कैप की वैल्यू है वो बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगी जो एक्चुअल वाई वैल्यू है, एंड फाइनली जो हमारी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेजेस थे वो हमने देखा कि बैक प्रोपिगेशन से क्या मुराद है कि हम अपने एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान वेरिएशन को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग लॉस फंक्शन, और कोशिश करते हैं बैक प्रोपिगेशन के जरिए से कि जो हमारे लॉस फंक्शन है वो कम से कम हो, और जितने लॉस फंक्शन की वैल्यू कम होगी उतने ही आप अपने प्रेडिक्टेड वैल्यू को देखेंगे कि वो एक्चुअल वैल्यू के नियर है। इसी काम को थोड़ा सा हम डेटा लॉन्ग वे पर लेकर जाते हैं, यानी जो हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल यूजर का डेटा था, अब हमने क्या किया, 8 नंबर ऑफ रॉस की वैल्यूज ली हैं और उसके बाद हम इस होल ट्रेनिंग करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर जो डिफरेंट परसेप्ट्रॉन दिखाए गए हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि हम अपने होल एक ही परसेप्ट्रॉन के अंदर ये अपनी होल ट्रेनिंग करेंगे, और जब ये 8 रॉस की वैल्यूज एक साथ ट्रेन होगी तो हम इसे होल ट्रेनिंग को कहते हैं 1 एपक, ठीक है। यानी जब होल ट्रेनिंग एट अ टाइम 8 रॉस की इस परसेप्ट्रॉन पर इंप्लीमेंट की जाएगी तो हम इसे कहेंगे कि ये 1 एपक है। 1 एपक से यहाँ पर मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने फर्स्ट रॉ को ट्रेनिंग स्टेज पे रखा, इसकी एक एक्चुअल वैल्यू और एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो कि यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, फिर रॉज नंबर 2 की एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू है 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 तक। ये तमाम एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू को ग्राफिकल विजुलाइज करवाया गया। उसके बाद हमने लॉस फंक्शन वहां पर जिस तरह हम इंडिविजुअल वैल्यू की देख रहे थे, अब हम समेशन के फॉर्म पर देखेंगे, ठीक है, यानी हम तमाम वैल्यू का सम लेंगे 1 डिवाइड बाई 2 के रिस्पेक्ट से, वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम अपने कॉस्ट फंक्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे हम एक स्टेप बैकवर्ड चलेंगे एडजस्ट करने के लिए अपने वेट को, विच मीन वेट 1, वेट 2 एंड वेट 3, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट लेयर है उसमें 3 इनपुट है और उसी बेस पर ये वर्किंग होती रहेगी। इनिशियली लॉस फंक्शन को समझना यहाँ पर काफ़ी आसान हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक लाइट वेट फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना काफ़ी मुश्किल है कि एक्चुअली ये लॉस जो हमारे पास लॉस फंक्शन है वो किस तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा है या फंक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर रहा है। इनिशियली तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ और सिर्फ लॉस फंक्शन बैकवर्ड जाता है, बैक प्रोपिगेशन के रिस्पेक्ट से हमारे वेटेड को एडजस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट या फिर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, जिस स्टेप को फॉलो करते हुए हमारा लॉस फंक्शन अपनी वैल्यू को रिड्यूस करता रहता है और हमारा जो एडजस्टेड आउटपुट है वो रियल आउटपुट के नियर होता चला जाता है। तो इस सेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने डिस्कस किया, और फर्दर असिस्टेंट या फिर रीडिंग के लिए मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करूंगा, और इस आर्टिकल के हवाले से भी मैं चर्चा करता हूं कि एक्चुअली इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी मैथमेटिक्स के साथ साथ विजुअलाइजेशन पे भी इस हवाले से बताया गया है कि लॉस फंक्शन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस लिंक पर ज़रूर जाएं। मैं साथ ही साथ आपको मेंशन भी करता हूं जिसके अंदर आप देखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी वर्किंग बिहाइंड मैथ्स क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो लेट्स सी। तो मैं गूगल क्रोम पर चलता हूँ, यहाँ पर मैंने उसी स्लाइड को ओपन किया हुआ जो कि स्टैक एक्सचेंज पर ये आर्टिकल है, और इस पर काफ़ी डेप्थ पर तमाम चीज़ें बताई गई हैं, डिटेल नोटेशंस, और आप देख रहे हैं कि मॉडल्स के अंदर यहाँ पर तमाम चीज़ों को दिखाया जा रहा है जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू है और वेटेड सम है, और उसको अपडेट करके दिखाया जा रहा है। तो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस आर्टिकल कम्प्लीटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉस्ट फंक्शन।
इसके अलावा जितने भी हमारे वीडियो सेशन हैं वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाकर फ़ाद हुसैन सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप मेरे ब्लॉग पर या फिर यूट्यूब चैनल पर आकर उसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको एक सेपरेट लिस्ट मिलेगी जहां पर हम अपने डीप लर्निंग के तमाम सेशन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। इसके अलावा जो भी हमारे स्लाइड सेशन होते हैं या स्लाइड या कोड जो भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप fahadhusaincsblogspot.com पर आएंगे और यहाँ से सेपरेट सेशन पर वो तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इस सेशन पे इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे जैसे जाएंगे तो हम मजीद ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि एक्चुअली हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है यानी जो लॉस फंक्शन है हम उसे किस तरह से मिनिमाइज कर रहे होते हैं और उसके बिहाइंड हम थ्योरी को विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।